नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भागचंद गासर। अब पहली बात है, जो अपने चैनल का नाम था स्टेम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, उसको बदल कर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चैनल का नाम हो गया स्टेम गुरुजी। चलिए बात करते हैं अपन जो परागकण का विकास है उसके बारे में। तो देखिए आज कौन कौन से टॉपिक अपने को देखने। पहला है परागपिंड के बारे में आपको बताया जाएगा, संयुक्त परागकण के बारे में बताया जाएगा, बहुबीजाणुता के बारे में बताया जाएगा, परागकोश का स्फुटन जो 4 प्रकार से होता है उसके बारे में बताया जाएगा, नरयुग्मकोद्भिद और परागकण की जो संरचना है या विकास है किस प्रकार संपन्न होता है, इसकी अपन बातें करेंगे। तो देखिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन परागपिंड। परागपिंड क्या होते हैं? तो देखिए अपन ने पिछले जो वीडियोस थे उसमें परागकणों के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जिसमें अपन ने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है, और वो चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं केलोज के द्वारा। और जब केलोज पिघलता है तो ये लघु बीजाणु क्या हो जाती है, पृथक हो जाते हैं। लेकिन बात करें अपन परागपिंड की, तो जो परागपिंड में जो कई लघु बीजाणु जो है वो आपस में चिपक कर परागकणों का क्या बना ले, समूह बना ले, या लघु बीजाणुओं का समूह बना ले, तो अपन उसे परागपिंड कहते हैं। ऐसा जो है वो पाया जाता है आंख में और जो आर्किड्स होते हैं उनमें। तो इसमें होगा क्या कि जो परागकण है वो आपस में मिलकर समूह बना लेंगे। ये जो समूह बनेंगे इन समूहों को अपन कह देंगे परागपिंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन कि संयुक्त परागकण कंपाउंड पोलन ग्रेन क्या होते हैं। तो अभी बात हुई कि जैसे ही लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं तो उनका केलोज पिघल जाता है और चारों जो लघु बीजाणु है वो पृथक पृथक हो जाते हैं और उससे परागकणों का निर्माण होता है। लेकिन यदि जो 4 लघु बीजाणु जो बने हैं, यहाँ ये केलोज से जुड़े हुए हैं, और यदि ये जो केलोज है वो घुले नहीं तो ये चारों लघु बीजाणु हमेशा ही साथ साथ रहेंगे, तो इन्हें अपन कह देंगे संयुक्त परागकण। ऐसा पाया जाएगा ड्रोसेरा में और टाइफा में। जो थर्ड पॉइंट है अपने उसकी बात करते हैं बहुबीजाणुता, पॉलीस्पर्म। तो बहुबीजाणुता क्या है? देखिए सामान्यतः जो बीजाणु होते हैं लघु बीजाणु चतुष्क में वो 4 होते हैं, लेकिन यदि 4 से अधिक लघु बीजाणु उत्पन्न हो तो उसे क्या कह देंगे अपन, बहुबीजाणुता कह देंगे, पॉलीस्पोरिक कह देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन परागकोश का स्फुटन। तो परागकोश का स्फुटन क्या है? देखिए ये एक परागकोश है, सामान्यतः आवर्तबीजी पादपों का परागकोश द्विकोष्ठीय होता है। तो इसके दोनों कोष्ठ हो गए हैं और ये योजी हो गई और ये हो गया उतंतु। अब इस परागकोश में जो परागकण होते हैं जिन्हें अपन नरयुग्मक कहते हैं, ये भरे हुए होते हैं। तो इन परागकणों को बाहर आने के लिए परागकोश का स्फुटन होगा। तो स्फुटन का मतलब है कि परागकोश की जो भित्तियां हैं उनका टूट जाना परागकोश का स्फुटन कहलाता है। तो परागकोश का स्फुटन कितने प्रकार से हो सकता है? 4 प्रकार से हो सकता है। पहला है अनुप्रस्थ स्फुटन। तो अनुप्रस्थ स्फुटन से तात्पर्य क्या है? देखिए अनुप्रस्थ का मतलब इसके जो पुष्पीय अक्ष है उसके अनुप्रस्थ भाग से क्या होगा, स्फुटन होगा। तो ये पुष्पीय अक्ष यहाँ है और इसके अनुप्रस्थ भाग इस दिशा में क्या होगा, स्फुटन होगा। यानी परागकोश यहाँ से स्फुटित होगा, तो इसे अपन
अनुप्रस्थ स्फुटन कहेंगे, ऐसा पाया जाएगा तुलसी। दूसरी बात करें लंबवत स्फुटन, तो जो प्राकोष है वो इस बार लंबवत स्फुटन होगा तो स्फुटन इस दिशा में हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा किसमें, कपास और धतूरा। तो जो प्राकोष है इस प्रकार से उत्पन्न होगा, इस प्रकार से खुले जाएगा। चलिए थर्ड बात करते हैं छिद्र में। तो इस प्रकार की स्फुटन में क्या होता है, जो प्राकोष है उस पर छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं भित्तियों में, और इन छिद्रों से जो परागकण है वो बाहर निकले जाते हैं। ऐसा जो होता है वो होता है मकोई में। फिर बात करते हैं कपाटी। कपाट का मतलब जो है वाल्व होता है, तो इसमें विशेष प्रकार के जो वाल्व है वो यहाँ उत्पन्न होंगे, ये वाल्व खुलेंगे और जो परागकण है वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा पाया जाएगा बारबेरी में। अब बात करते हैं अपन नर युग्मकोद्भिद की। नर युग्मकोद्भिद की परिभाषा क्या होगी, नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होगा, मेल गेमेटोफाइट कैन, तो वृद्धि करते हुए परागकण को अपन क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, जिसमें जो जनन नलिका है उसका क्या होता है, विकास होता है। तो अभी इसके विकास के बारे में अपन बात करें, उससे पहले बात करते हैं कि परागकण की संरचना की। देखिए ये एक लघु बीजाणु है, जो लघु बीजाणु चतुष्क से पृथक हुआ है, और इसमें ये एक कोशिका क्या कर रही है, इस लघु बीजाणु का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसको कह दिया अपन ने लघु बीजाणु। अब जो लघु बीजाणु होता है उसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा परागकण का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये जो अनियमित लघु बीजाणु है एक गोल संरचना में परिवर्तित होगा। इससे जो गोल संरचना है इसमें परिवर्तित होते समय इस पर दो आवरणों का विकास हो जाएगा। इन आवरणों को अपने परागकण के चोल कहते हैं। तो जो बाहर की ओर चोल बना है उसे कहा जाएगा बाह्य चोल, बाह्य चोल, और अंदर की जो जो आवरण बना है उसे कहते हैं अपन अंतः चोल। अब देखिए आप, जो बाह्य चोल होता है उस पर विशेष प्रकार के जो अलंकरण हैं वो पाए जाते हैं। ये जो अलंकरण है ये परागकणों को विशेष लक्षण उपलब्ध करवाते हैं, विशेष गुण उपलब्ध करवाते हैं। और ये जो बाह्य चोल पर जो अलंकरण है या जो बाह्य चोल है इसका निर्माण होता है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन, तो जो स्पोरोपोलिनिन है वो एक ऐसा पदार्थ है जो परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने का कार्य करता है। ये जो भौतिक कारक होते हैं, रासायनिक कारक होते हैं या जैविक कारक होते हैं, उनसे जो परागकण है उनकी सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। दूसरी बात करें अपन अंत्यचोल की, तो अंत्यचोल का जो निर्माण होता है वो होता है पेक्टिन व सेलुलोज से। ये जो अंत्यचोल है वो जनन नलिका बनाते समय जनन नलिका के विकास में सहायता करता है। अब बात करते हैं कि यहाँ जो परागकण का जो बाह्य चोल बना है इस पर कुछ जगह जो स्पोरोपोलिनिन है उसका अभाव होता है, और वो अभाव वाला जो क्षेत्र है वहीं से जो जनन नलिकाएं हैं उनका विकास होता है। इसलिए इन क्षेत्रों को अपन जनन छिद्र या पराग छिद्र कहते हैं। इनकी संख्या 3 हो सकती है। चलिए बात करते हैं आगे। अब इसके अंदर जो कोशिका है तो एक प्रकार से बड़े केंद्रक वाली और सघन कोशिका द्रव्य वाली होती है। इस प्रकार से जो एक परागकण है उसका निर्माण होता है। अब धीरे धीरे क्या होना है, इस जो परागकण है इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा
तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम होनी है और जो केंद्रक का आकार है वो बढ़े जाना है। अब बात करते हैं इससे कि नरयुग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है परागकण में। तो जो परागकण है ये बनने की जो प्रक्रिया है उसमें आगे अपन थोड़ा सा बढ़े तो ये जो परागकण की कोशिका है ये क्या करती है, समसूत्री कोशिका विभाजन करती है। समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो इसमें 2 कोशिकाएं बने जाएंगी। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में जो परागकण है वो द्विकोशिकीय होता है, तो अपन द्विकोशिकीय की बात कर रहे हैं। कुछ में त्रिकोशिकीय भी होता है, इसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो ये हो गई इसकी बाह्य चोल और अंतः चोल। अब जो कोशिका है उसमें क्या होगा, समसूत्री केंद्र के विभाजन, कोशिका विभाजन बाद में होगा, पहले होगा केंद्र के विभाजन। तो एक केंद्र के जो था उससे 2 केंद्रकों में क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब केंद्रकों का निर्माण होने के बाद जो रिक्तिकाएं हैं वो आपस में सेट होना शुरू हो जाएगी, बीच में बड़ी रिक्तिका बनने लग जाएगी, तो दोनों केंद्रक जो है जो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। जब ये थोड़ा दूर हो जाएंगे तो इसमें कोशिका जो भित्ति है दोनों के बीच उसका विकास हो जाएगा। और जब कोशिका भित्ति बन जाएगी तो दोनों कोशिकाएं जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से जो परागकण है वो एक कोशिकीय अवस्था से द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। जो छोटी कोशिका होती है उसको कहते हैं अपन जनन कोशिका, और जो बड़ी कोशिका होती है उसको कहते हैं अपन कायिक कोशिका। तो ये द्विकोशिकीय परागकण है। यदि त्रिकोशिकीय बनता है तो इसमें जो कायिक कोशिका है उसमें फिर से विभाजन हो जाता है और 2 कायिक कोशिकाएं बन जाती है, तो दोनों बड़ी रहेगी जनन कोशिका से, तो 2 बड़ी कायिक कोशिकाएं और एक छोटी जनन कोशिका। उस स्थिति में बात करें अपन तो त्रिकोशिकीय परागकण बन जाता है जो कुछ पादपों में बनते हैं। अब बात करते हैं अपन कि ये जो परागकण है ये किस प्रकार से नरयुग्मकोद्भिद का विकास करेगा। चलिए बात करते हैं परागकण से नरयुग्मकोद्भिद का विकास। अपनी परिभाषा के रूप में कहा था कि जो वृद्धि करता हुआ परागकण है जिसमें जननलिका का विकास हो रहा होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, नरयुग्मकोद्भिद मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। तो इसका विकास किस प्रकार से होगा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि ये एक परागकण है, इस पर 2 चोल बनाने हैं अपने को। एक रहेगा बाह्य चोल और एक रहेगा अंतः चोल। और ये यहां बात करें अपन ये छोटी यानी जनन कोशिका इधर बना लेते हैं अपन, जो बड़ी कायिक कोशिका है उस तरफ ही बना लेते हैं। तो ये जो परागकण है वो बनके तैयार हो गया। अब इसमें क्या होना है कि जो जनन छिद्र है उस वाले भाग पर से जो कायिक कोशिका है उसके साथ जो परागकण का अंतःचोल है क्रिया करेगा और एक प्रकार से जो नलिका है उसका विकास प्रारंभ होगा, और इस नलिका का विकास से प्रारंभ होना ही कहलाता है परागकण का अंकुरण। तो इस प्रकार से परागकण अंकुरित होना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये जो परागकण है वो जनन नलिका का विकास करेगा, जनन नलिका बढ़ती चली जाएगी। इस स्थिति में इसको अपन कहेंगे नरयुग्मकोद्भिद। अब होता क्या है कि ये जो कायिक कोशिका है वो समाप्त हो जाएगी और ये जो कायिक केंद्रक है वो नलिका के अंदर गति करते हुए नलिका की जो किस दिशा में गति करनी है उसका निर्धारण करने लग जाता है। तो अब इसको अपने नलिका केंद्र के कहने लगते हैं। ये हो जाएगा फिर नलिका केंद्र। इसके बाद जो जनन कोशिका है वो यहाँ से पृथक हो जाएगी अपने स्थान से। जब कायिक कोशिका की जो भित्ति थी वो चारों तरफ से पृथक हुई थी तब तो क्या बन गई, जनन नलिका बन गई। और यदि ये जनन कोशिका की जो भित्ति है वो पृथक हो जाएगी
तो ये जनन कोशिका एक मसूराकार आकृति में परिवर्तित हो जाएगी, चपटी हो जाएगी, अत्यंत चपटी, और ये चपटी होकर प्राग जो नलिका उसमें प्रवेश करेगी। अब यहाँ इसे जनन कोशिका से दो नरयुग्मकों का निर्माण होता है। तो ये जो दो नरयुग्मों का निर्माण होने की प्रक्रिया है वो कुछ पादपों में तो परागण से पहले ही हो जाती है, जैसे कुल्फा में, और अधिकांश जो पादप होते हैं उनमें परागण के बाद होती है, जैसे लिनियम में। तो अपन आवर्तबीजी पादपों की बात कर रहे हैं, तो जो नलिका है उसी में इसका क्या करेंगे, अपन विभाजन करेंगे। तो देखिए, जैसे ये यहाँ से नलिका में अंदर प्रवेश करेगी, ये जो जनन कोशिका है वो विभाजन करेगी। कौन सा विभाजन करेगी, समसूत्री विभाजन। तो ये यहाँ करेगी समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन द्वारा दो नरयुग्मकों का निर्माण कर लेगी। तो ये बन जाएंगे नर युग्मक। अब जो पराग नलिका है तो बीजांड में प्रवेश करेगी और दोनों पराग जो केंद्र के युक्त नरयुग्मक हैं वो मुक्त हो जाएंगे और निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ कायिक कोशिका और जो जनन कोशिका है उसमें क्या फर्क था। तो देखिए, विकास के दौरान बात करें अपन कि कायिक कोशिका आकार में बड़ी थी और जनन कोशिका आकार में छोटी थी। कायिक कोशिका आकार में बड़ी थी इसलिए उसमें जो कोशिका द्रव्य था वो अधिक मात्रा में रहता है, और जनन कोशिका में कोशिका द्रव्य कम मात्रा में रहता है। यदि बात करें प्रोटीन की, डीएनए की, तो दोनों कोशिकाओं में लगभग समान मात्रा में पाया जाता है, लेकिन आरएनए की जो मात्रा है वो कायिक कोशिकाओं में अधिक होती है। किसकी तुलना में, जनन कोशिका की तुलना में, क्योंकि कायिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, उसमें जीवद्रव्य अधिक होता है, तो आरएनए की मात्रा भी अधिक होती है। जबकि जो जनन कोशिका है उसमें जीवद्रव्य केवल एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, जिसके कारण उसमें जो कहें अपन आरएनए की मात्रा कम रहती है, क्योंकि जीवद्रव्य का जो केंद्रक द्रव्य वाला भाग है उसमें आरएनए की मात्रा कम रहती है, और कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसमें जो कोशिका द्रव्य है उसकी मात्रा तो बहुत ही कम पाई जाती है।